अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑक्सीडेशन नंबर का ही एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। मेरी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ऑक्सीडेशन नंबर पर रहेगी इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ही मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन से। तो जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है अप्रोक्सीमेटली, मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने वन बाय वन क्वेश्चंस के थ्रू लेकर के आऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अमोनियम नाइट्रेट दिया हुआ है और इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है। ये एक आयनिक कंपाउंड है और इस आयनिक कंपाउंड में दोनों कैटाइन और एनाइन दोनों में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। तो इस सिचुएशन में जब भी कभी आयनिक कंपाउंड आए, पहले उसको आप आयंस के अंदर डिसोशिएट कर लें, फिर इंडिविजुअल एटम को आप कैसे सोल्व करेंगे इसको मैं आपको बोर्ड पर अभी सिखा देता हूं। तो ध्यान से देखिए, अमोनियम नाइट्रेट है, पहले इसे आप डिसोशिएट करेंगे तो ये डिसोशिएट होगा NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव के रूप में, बरोबर है। अभी ये कैटायन है, इसमें भी नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है और ये एनायन है, इसमें भी नाइट्रोजन। तो अपन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। पहले NH4 पॉजिटिव को मैं देख लेता हूं, एक एक्स का मेथड भी मैं आपको सिखा देता हूं कि कैसे इसको डील किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन जिसका हमारे को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसके लिए एक्स मान लिया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा। तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो हो जाएगा +4। इसको जो नेट रिजल्ट आपके सामने है वो नेट चार्ज कितना आ रहा है, +1 आ रहा है, तो x + 4 इसको क्या हो जाएगा, +1। तो यहां से x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -3। तो जो अमोनियम आयन है इसके अंदर तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। अब नाइट्रेट आयन को चेक कर लेते हैं। नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो इसको क्या ले लूंगा, x, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 होगा, तो जाएगा -2 3 -6। इसको टू नेट रिजल्ट कितना है स्टूडेंट्स, -1, तो -1। यहां से x इसको टू -6 ट्रांसफर होगा उसकी तरफ, तो हो जाएगा -6 और +6 बन जाएगा, +6 -1 +5, तो ये +5। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस कंपाउंड के अंदर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, एंड क्या आ रहा है, +5 आ रहा है। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड आपको देखने को मिले उससे पहले आप आयंस के अंदर डिसोशिएट करें, फिर एक सिंपल सी कैलकुलेशन जो अभी मैंने बोर्ड पर आपके सामने रखी है इस तरीके की कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैरायटी आपसे अच्छे से सोल्व हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं ये एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं। ये जो आपके सामने कंपाउंड है आपका बहुत वेल नोन कंपाउंड भी है, जैसे सॉल्ट का अपन ने इस कंपाउंड लिया है। इस कंपाउंड में ये पहला OMC ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड था। इस कंपाउंड के अंदर प्लेटिनम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो देखो इस तरीके से PtC2H4 Cl3 -1, प्लेटिनम का हमें फाइंड करना, जिसका फाइंड करना उसके लिए x ले लेते हैं। C2H4 हाइड्रोकार्बन है, इसका क्या होगा, 0 होगा, और Cl3 एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, तो 3 का कितना हो जाएगा, -3। -3 इसको टू नेट चार्ज कितना आ रहा है, -1, तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो +2 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वेराइटी आपके सामने है ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड की वेराइटी है। अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस जब आते रहेंगे सामने तो एक अलग ही मजा आता है क्वेश्चंस को डील करने का भी, सीखने के लिए भी काफी कुछ मिल जाता है। और मैं क्या बोलता हूँ कि आनंद दीजिए आप तो इन वेराइटीज का, तो एक और वेराइटी का आनंद लेंगे अब आप लोग, Fe3O4। ये एक मिक्स्ड वेराइटी है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। Fe3O4 जो है, इस मिक्स्ड ऑक्साइड को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये होगा FeO प्लस Fe2O3। अब इसको अपन देखें तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2, और इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +3। तो हमसे पूछा जाए कि इन Fe3O4 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज, तो जवाब होगा +2 एंड +3, जिसमें रेशियो आप देख सकते हैं कि +2 वाला कितना है, 1 Fe है, और +3 वाले कितने Fe आ रहे हैं, 2 Fe आ रहे हैं। एक मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जाम्पल है इस तरीके का क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन क्या, सेम ये का ये क्वेश्चन IIT JEE ने भी पूछ लिया है और हमारे मेडिकल के एग्जाम में भी पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसका अच्छी तरीके से अब ये जैसे Fe3O4 है ऐसे ही Mn3O4 का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मिक्स्ड ऑक्साइड के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ये वैरायटी आपको सिखा रही है। अब जो नेक्स्ट वैरायटी है, इस वैरायटी में आप ये सीखेंगे कि कौन सा जो एक कंपाउंड है वो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा।
तो चलो क्वेश्चन की तो बात मैं कर ही लूंगा आपसे, इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन है, 3-4 बातें अपन एक साथ सीख लेते हैं कि कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ओनली रिड्यूसिंग एजेंट और कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस सिचुएशन में ऑक्सीडेशन नंबर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। याद रखो बच्चों हमेशा कि किसी भी कंपाउंड में अगर सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो फर्दरली खुद को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, तो वो क्या कर सकता है, खुद को रिड्यूस कर सकता है। और जो खुद को रिड्यूस करेगा वो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा, ओवरऑल कंक्लूजन ये रहा कि जो भी कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट कैन एक्ट एज ओनली एंड ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम अपनी मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर में है तो उस सिचुएशन में वो खुद का तो अब रिडक्शन और फर्दर कर नहीं सकता क्योंकि इससे कम उसका ऑक्सीडेशन नंबर जा नहीं सकता, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां ये कहना चाहिए ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम अपनी मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर में है तो वह सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर मान लो किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अपनी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की कंडीशन में है तो उस सिचुएशन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब डिपेंड करेगा कि सामने कौन है। अगर मान लो सामने वाला कंपाउंड केवल ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट करता है तो इंटरमीडिएट वाला रिड्यूसिंग की तरह करेगा, सामने वाला केवल रिड्यूसिंग की तरह एक्ट करता है तो इंटरमीडिएट वाला ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट कर सकता है। ये तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहा, थ्योरी रही। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, अब आप भी समझ गए होंगे बात को। पहले जितने भी कंपाउंड है इनके सबके सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड करते हैं। K2MnO4 में Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, +6 + x - 8 = 0। तो x वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्लस ये आ जाएगा +2 + x - 8 = 0, x वैल्यू आ गया +6। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, मैक्सिमम +7, ये आ रहा +6। इसका मतलब ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। सेकंड केस है CrO, क्रोमियम ऑक्साइड। इसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2 आएगा, जबकि क्रोमियम का मैक्सिमम कितना हो सकता है, +6, और मिनिमम कितना हो सकता है, +1 हो सकता है। तो ये भी आंसर नहीं बन सकता। इसके बाद में नेक्स्ट है MnO2। MnO2 में Mn का आ रहा है +7, MnO2 में Mn का आ रहा है +4 और Mn का मिनिमम पॉसिबल कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 और मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, +7। अभी हमारे पास में जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, +4, इसलिए ये भी इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करेगा, ओनली ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा। SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। यस, सल्फर का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +6 होता है और यहाँ पर सल्फर +6 ही शो कर रहा है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अब मैं आपको एक बात और सिखा देता हूँ, सल्फर की बात आई है तो कुछ अच्छी बात और सीख लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आपको मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो प्रिडिक्टेबल आपका बहुत अच्छे से रेडी है ही सही, उसमें ये देख लेना उसका ग्रुप नंबर कौन सा आ रहा है। जो ग्रुप नंबर है उसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे सल्फर 6A से बिलोंग करता है तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो गया इसका, +6 हो गया। एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे क्लोरीन है 7A से बिलोंग करता है तो क्लोरीन का मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो गया, +7 हो गया। और मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर इनका फाइंड करना पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो क्या करना, ग्रुप नंबर -8। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर को कौन से ग्रुप का बताया, 6 का, इसका मतलब 6A से तो मैक्सिमम +6 है, लेकिन मिनिमम में मैंने क्या कहा, ग्रुप नंबर -8। तो ग्रुप नंबर कितना है, 6 है, -8, तो 6 - 8 कितना हो गया, -2। इसका मतलब सल्फर का मिनिमम पॉसिबल -2, मैक्सिमम पॉसिबल +6, और इसके बीच की जितनी भी रेंज है उस रेंज में अगर कंपाउंड आता तो वो किसकी तरह एक्ट करता, वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों की तरह क्या कर सकता था, एक्ट कर सकता था। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन नहीं, एक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू मैंने पूरी थ्योरी आपकी तैयार करवाई है और इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, SO3। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास में है इसमें कैरोज एसिड एंड मार्शल एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। स्पेशली इन दो को सेलेक्ट करने का जो रीजन था वो ये था कि इसमें कुछ आपको अलग बात सीखने को मिल जाएगी। तो कैरोज एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है H2SO5। H2SO5 को अगर मैं x वाले मेथड से सोल्व करता हूं तो ये +2 है, ये x होगा और ये -10 = 0, तो x वैल्यू क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 पॉसिबल है,
मैंने अभी अभी आपको क्या सिखाया था, सल्फर का मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, प्लस का 6 हो सकता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, +8 आ रहा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से भी अगर ज्यादा आता है, तो उस सिचुएशन में जो उसका मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आंसर माना जाएगा। तो +8 नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है, +6 हो सकता है। तो हमें आंसर क्या मानना है, +6। तो ये तो एक्स वाले मेथड से तो गलत आ रहा है, ये +6 इसका आंसर बनेगा। लेकिन क्या ये एक यूनिवर्सल मेथड है, नहीं, मैंने कहा ये क्या है, ट्रिक है। लेकिन याद रखना, ट्रिक लगभग हर जगह आपका काम कर जाएगी, तो फटाफट से क्वेश्चन भी बन जाएगा। लेकिन मान लो एक बार आप ये जानना चाहते हो कि सर पता नहीं आपने जो बताया है इसमें कितनी सच्चाई और कितनी नहीं है, हमें एक बार इसका स्ट्रक्चर देखना है। यस, यू आर मोस्ट वेलकम। आप स्ट्रक्चर देखिए। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए, +6। उसको अपन चेक कर रहे हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 कैसे आएगा। यहां पर एक लिंकेज आपको देखने को मिल रहा है, और ये लिंकेज होता है पर ऑक्सी लिंकेज। इस पर ऑक्सी लिंकेज की वजह से जो ऑक्सीडेशन नंबर एक्स के मेथड से आता है वो क्या आता है, ज्यादा आ जाता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 नहीं होकर के -1 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो 2 का डिफरेंस आ रहा था वो डिफरेंस किस तरीके से आ रहा था। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी तैयार हो गया कि क्या कैरोज एसिड में परऑक्सी लिंकेज है, तो आपका जवाब होगा यस, एक परऑक्सी लिंकेज इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से मार्शल एसिड की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो मार्शल एसिड का H2H2O8 पहले +2 + 2x - 16 इसको क्या हो गया 0, तो x क्या आ गया +7। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि +7 आंसर आने वाला नहीं है। जल्दी बोलो आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल आएगा। बोलो कितना आएगा, +6 आएगा। तो ये +7 गलत है, +6 इसका आंसर बन जाएगा। चाहे तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O HO, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और 2 ऑक्सीजन है बीच में आएंगे। ये फिर से क्या दिख रहा है, परऑक्सी लिंकेज। और इस परऑक्सी लिंकेज की वजह से यहाँ पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस ऑक्सीजन की वजह से कितना आएगा, +1, इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +2, और इसकी वजह से क्या आएगा +1। तो नेट कितना आएगा +6, और इसमें भी कितना आएगा +6 आएगा। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जब भी कभी किसी एटम का मैक्सिमम पॉसिबल से भी ज्यादा आता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल को ही हम लोग क्या मान के चलते हैं, आंसर मान के चलते हैं। तो ये एक ट्रिक भी है, एक तरीका भी है बिना स्ट्रक्चर के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, टाइम कैसे बचाया जाए। और अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी ये मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है कि सल्फर और फास्फोरस के सभी ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर और उनका नाम, और अगर उनका कोई ट्राइवल नेम दिया हुआ है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे याद कर लो नीट के प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर एग्जाम रहा हुआ है उसके अंदर फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स का नाम डायरेक्ट नहीं बोला गया, उनको फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड लाइकवाइज नेम यूज किया गया था। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी सीरीज बन जाती है क्वेश्चंस की, सल्फर और फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की। मैं ये कहूंगा आपको सभी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर अच्छे से आनी चाहिए, ताकि लिंकेज का क्वेश्चन आए, ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन आए, परऑक्सी लिंकेज का क्वेश्चन आए, या अदरवाइज कोई भी इसमें जैसे PO, POH, SO, SOH, S डबल बॉन्ड O टाइप के जितने क्वेश्चंस बनते हैं उस सारे के सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे, सो दैट आपको इनके सल्फर और फास्फोरस के ऑक्साइड्स और इनके कम से कम ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर तो पूरी अच्छी तरीके से तैयार होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट वेराइटी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं उसमें सोडियम अमलगम में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। एक्चुअली केवल अमलगम की बात नहीं करनी, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। अमलगम क्या है, एक मिक्स्ड मेटल्स का कंपोजिशन है, एलॉय जिसको हम लोग बोलते हैं ये है, यानी मिश्र धातु जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वो है। तो किसी भी एलॉय के अंदर जो भी मेटल है उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे ब्रास का क्वेश्चन आ सकता है, ब्रॉन्ज का क्वेश्चन आ सकता है। अमलगम स्पेशली इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका पूछा हुआ है, सोडियम का। अब सोडियम देखते ही बच्चे के दिमाग में ही आता है कि सर दिस सोडियम इज बिलोंग फ्रॉम एस ब्लॉक एंड फर्स्ट ए ग्रुप, और फर्स्ट ए ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लेकर के चलते हैं, +1। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर सोडियम किस फॉर्म में अवेलेबल है,
एलॉय के फॉर्म में है, मिश्र धातु के रूप में है, अमलगम के रूप में है। अमलगम किसका एलॉय है? मरकरी का है। तो एलॉय के अंदर होने की वजह से एक मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या लेकर के चलोगे? 0। तो बताओ यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। देखो, 0 ऑक्सीडेशन नंबर के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन्हों को आप अच्छी तरीके से तैयार रखें, रूल्स को उनको ध्यान रखें। जैसे फ्री स्टेट में नेचर के अंदर कोई भी एलिमेंट है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। जैसे P4 है, S8 है, O3 है, O2 है, इनमें एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। जैसे किसी भी एलोट्रॉप के अंदर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। जैसे बताओ कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से पॉसिबल हैं? कार्बन का हो जाएगा अपना डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। इनमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के कुछ जैसे मेटल कार्बोनिल्स हैं, मेटल कार्बोनिल्स में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे अभी अभी मैंने आपको अलॉय बताया, अलॉय में जो भी कंपोजिशन वाली मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो एक पूरी थ्योरी मैंने साथ साथ में आपके साथ में रख दी है। एक क्वेश्चन हम पिक करते हैं और उस क्वेश्चन के साथ में उसकी पूरी थ्योरी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ में 4-5 वेराइटीज और मैंने आपको बता दी है। तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाले जितने क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इस थ्योरी के बाद में आपसे कवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वेराइटी हमारे पास में एग्जाम का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आस्किंग क्वेश्चन है। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। याद रखो, ब्लीचिंग पाउडर का जो स्ट्रक्चर है उसमें CaOCl2 इसका हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसके अंदर जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा CaOCl2। इसकी स्ट्रक्चर को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये एक CaOCl Cl। तो यहाँ पर जो क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +1। और ये वाला जो क्लोरीन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? -1। डिफरेंटली अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात आएगी तो इनका एवरेज बनेगा और +1 और -1 इसका एवरेज क्या बन जाएगा? 0। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज 0। और मेरी तरफ से ये क्वेश्चन 3 स्टार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। अब जो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज थी, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उसमें काफी वैरायटीज हम लोगों ने कवर कर ली है। कुछ वैरायटीज आप क्वेश्चन और तैयार करोगे तो आपका अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग ले रहे हैं इसमें बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात चल रही है। तो बैलेंसिंग के केस में देखो 2 मेथड है। एक को बोलते हैं जेट लोमर मेथड, जिसको अपन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये मेरा पर्सनल सजेशन आप लोगों से है कि आप जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर जा रहे हैं तो आप प्रिफर कीजिए किसको? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को। 1 या 2 स्टेप में आपका आंसर भी आ जाएगा, टाइम से होगा, फटाफट से ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है, इसमें MnO4 नेगेटिव की टाइट्रेशन ऑक्जेलिक एसिड के साथ में कर रहे हैं। MnO4 नेगेटिव विद ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलेट आयन इसका ले लेंगे C2O4-2, और ये कंपाउंड बना रहा है Mn+2 प्लस क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है और H2O। तो इसको कभी भी डील करें, मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। इसमें पहला केस ले लेते हैं, हाफ रिएक्शन के रूप में MnO4- कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम Mn+2 में। तो यहाँ Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पहले चार्ज देख लेते हैं। इसका Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +7। इसका कितना आ रहा है? +2। तो चेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा केस लेते हैं, C2O4-2, इसमें 2CO2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है? +3 है, और इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +4 आ रहा है। चेंज चेक कर लेते हैं। तो यहां पर एक कार्बन की वजह से 3 to 4 मतलब 1 का चेंज है, लेकिन यहां पर कार्बन एटम्स कितने नजर आ रहे हैं? 2 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं। तो आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा। अब नेट चेंज इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो स्टूडेंट्स अगली स्टेप क्या लेनी है? पहली स्टेप में टोटल नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में जो भी चेंजेस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का उनको क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इसे 2 से और इसको कितने से? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस
इसे 5 से करूंगा तो 5C2O4 माइनस 2, इट विल गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 10CO2। अब इतना काम करने के बाद में आपने को ये देखना है कि यहां पर एक तो ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करना है और एक हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले ऑक्सीजन के नंबर को काउंट कर लेते हैं। इधर ऑक्सीजन का नंबर कितना आ रहा है, 4 2 जा 8 प्लस 5 4 जा 20, 20 प्लस 8 ये हो जाएगा 28। इधर कितना आ रहा है, 10 2 जा 20, कुल मिलाकर के उधर 20 ऑक्सीजन आइटम्स आ रहे हैं और इधर कितने आ रहे हैं, 28। ऑक्सीजन कितने डेफिशिएंट है, 8 ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। किधर की साइड में, राइट हैंड साइड में। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड करना होता है। तो यहां पर 8H2O, अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करना है किसको, हाइड्रोजन को, तो यह आ जाएगा 8 2 जा 16, 16H पॉजिटिव। अब अगर यहां पर मीडियम कैसा होता, बेसिक, एक एडिशनल बात बता रहा हूं आपको कि अगर यहां पर मीडियम एसिडिक की जगह क्या होता, मान लो बेसिक होता, प्रोसेस यहां तक तो होता ही होता, इसके बाद में एक स्टेप ऐड हो जाती। वो क्या होती कि जितने H प्लस आपको अभी फाइनल इक्वेशन में देखने को मिल रहे हैं उतने ही OH माइनस दोनों डायरेक्शन में ऐड हो जाते, यानी कि इधर भी 16 OH माइनस और इधर भी 16 OH माइनस। तो 16 H प्लस और 16 OH माइनस इस डायरेक्शन में मिलकर के तो क्या बना देते, 16 H2O, उधर 16 OH माइनस एज इट इज रह जाता, लेकिन H2O इधर भी आ जाता और इधर भी आ जाता। तो इधर 16 H2O और इधर H2O है, तो फिर जो भी फाइनल इक्वेशन आती उसमें H2O का नंबर आप एक तरफ ट्रांसफर करके और उसकी फाइनल वैल्यू ले लेते। ये एक एडिशनल बात बता रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन में तो खैर एसिडिक मीडियम ही है, लेकिन अगर बेसिक मीडियम पूछा होता तो बेसिक मीडियम को डील करने का तरीका क्या था, जितने H प्लस उतने OH माइनस दोनों डायरेक्शन में, ठीक है ना।